नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की जब हम बात करेंगे तो हमको यहाँ जो चीज़ें मिलती है वहाँ हम एक तो पढ़ेंगे कालीबंगा। यहाँ से हमारे अक्सर लगभग प्रश्न आता रहता है। कालीबंगा पढ़ेंगे हम, इसी के साथ हम बालाथल पढ़ेंगे, ठीक है, बागोर सभ्यता पढ़ेंगे, आहड़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के अलावा और भी अन्य जो सभ्यताएं, इन सब के बारे में, लेकिन ये जो है चार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान कैसे बना, राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा जो विषय है तो हमारे यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांस है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब प्राचीन सभ्यताओं की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है राजस्थान की, कि ये जो राजस्थान शब्द है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, या पहले राजस्थान को क्या कहा जाता था। तो आप जानते हो, आपने राजस्थान का नक्शा देखा है और राजस्थान की आकृति कुछ इस प्रकार की आपने देखी है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रदेश था, प्राचीन काल में इसको राजस्थान नहीं कह करके क्या कहा जाता था, इसको राजपूताना कहा जाता था, राजपूताना, ठीक है। अब राजपूताना क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो राजपूत लोगों का शासन था। अब राजपूत कैसे आए, तो वो भी आप जानते हो कि राजपूताना में किसका शासन था, राजपूत लोगों का। तो राजपूत काल या राजपूत युग के बारे में मैंने आपको बताया कि राजपूत काल कौन से टाइम पीरियड को कहते हैं। ये भी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप याद रखना, 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी का, 7 से लेकर 12th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, राजपूत काल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। कैसे याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, राजपूत लोग जो होते हैं, ऐसे याद रखो, राजपूत एक वफादार जाति है, और राजपूत जो होते हैं वो क्या करते हैं, 7 है, 7 है, 7 की जगह याद रखो 7, यानी वो वफादार होते हैं, आपका साथ निभाते। और कब तक निभाते, 12, यानी जब तक 12वां नहीं हो जाता। यानी अगर आपका कोई मित्र है, ठीक है, अब हो सकता है अलग अलग किसी के साथ, लेकिन जो वफादार जाति मानेगी और जैसा है अक्सर, उसकी बात बता रहा हूँ, ये दोस्ती है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। मैंने तो याद किया था, मुझे आज तक याद है। तो 7 निभाते हैं, कब तक, जब तक 12वां नहीं हो जाता। तो 7 यानी 7वीं शताब्दी हो गई, और 12 से 12वीं शताब्दी हो गई। तो 7 से लेकर 12वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है राजपूत काल, है ना। अब ये राजस्थान कैसे बना, तो आप जानते हो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, वहाँ हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे, वो बात करेंगे कि राजपूताना शब्द, ठीक है, ये राजपूताना शब्द की चर्चा किसने की, क्योंकि एक बार प्रश्न ये पूछा हुआ है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी राजपूताना कहने वाले कौन थे इसको, तो ध्यान रखना, जॉर्ज थॉम्स। ये जॉर्ज थॉम्स थे, और इन्होंने 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में, 18th सेंचुरी में इन्होंने क्या कहा था, ये जो प्रदेश था जहाँ राजपूत लोग रहते थे, तो इसको इन्होंने कहा राजपूताना। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉम्स ने, जॉर्ज कर्नटोल्ड ने, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, राजपूताना कहने वाले थे जॉर्ज थॉम्स। उसके बाद हम बात करते हैं जिनको हम घोड़े वाले बाबा या जेम्स टॉड कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड थे, इन्होंने भी राजस्थान का इतिहास लिखा है। इन्होंने यहाँ के लिए जो प्रयोग किया है, वो शब्द प्रयोग किया है रायथान, ठीक है। कुछ बुक्स में हमको राजस्थान भी देखने को मिलता है, लेकिन देखें राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने। रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने। इन्होंने 1829 में एक किताब लिखी थी, एक बुक्स लिखी थी, उसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। ये इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, और इस किताब में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ये बुक्स किसने लिखी, तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने। कब लिखी, 1829 में, 1829 ईस्वी में लिखी। क्या कहा, रायथान, ठीक है।
अब हम आगे बात करते हैं कि जो राजस्थान है, इस शब्द का प्रयोग हमको कहाँ मिलता है। तो आप जानते हो राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो राजस्थान शब्द जो है ये कब लागू हुआ, हम इस प्रदेश का नाम राजस्थान कब रखा? तो राजस्थान प्रदेश का नाम हमने रखा 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को हमने, जब विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ और जो ये था आपका 4th चरण, चौथा चरण था। और इस चौथे चरण में जब 4 बड़ी रियासतें, मैंने आपको पढ़ाया था, एकीकरण पढ़ाया जब, BJJJ, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, ये 4 रियासतों का जब विलयीकरण हो जाता है तब 30 मार्च को कि अब राजस्थान का एकीकरण हो गया है, तब ये जो प्रदेश है इस प्रदेश का नाम रखा जाता है राजस्थान। और फिर इस प्रदेश को विधिवत कब नाम दे दिया जाता है? अगर कभी आपसे ऐसा भी पूछ ले कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान को विधिवत रूप से, राजस्थान जो शब्द है वो विधि के रूप में कब लागू हुआ, यानी संविधान में कब लिखा गया? तो ध्यान रखना, संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जो 26 जनवरी 1950 को इसको विधिवत रूप से लागू कर दिया गया कि इस प्रदेश का नाम क्या रहेगा आज से? राजस्थान। यहाँ हुआ था विधिवत रूप से, यह है विधिवत, और यह है सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से। यहाँ लोगों ने किया था, यहाँ सरकार ने उसको विधि के रूप में उसका नाम राजस्थान कर दिया। इसलिए आज हम कहते हैं कि हम कहाँ के वासी हैं? हम राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान प्रदेश के वासी हैं। तो ये आपको सारी चीज़ समझने की मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, सारी चीज़ देख लो। राजपुताना किसने कहा? तो राजपुताना जो कहने वाले थे वो थे आपके जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कब कहा? 1800 ईस्वी में। फिर रायथान किसने कहा? रायथान, और अगर बाई चांस वहाँ राजस्थान भी लिख के दे दे, वैसे रायथान ही देता है, तो ध्यान रखना कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने क्या कहा? कब कहा? 1829 ईस्वी में। फिर हम बात करें राजस्थान, राजस्थान तो ये कब बना? राजस्थान या राजस्थान दिवस इसी दिन मनाया जाता है 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 को। और फिर है राजस्थान, और आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में यह विधिक रूप से कब लागू हुआ? विधिक रूप से, तो ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950। तो ये इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। राजपुताना कहने वाले थे जॉर्ज थॉमस, 1800 ईस्वी में कहा। रायथान या सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? उस कंडीशन में हम कह देंगे जेम्स टॉड ने। बाद में सर्वसम्मति से राजस्थान कहने वाले थे 30 मार्च 1949 को, जब 4 बड़ी रियासतों का विलय हो गया उस समय से हम, इसलिए हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। वो इसी कारण से मनाते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी रियासतें शामिल हो गई थी और ये प्रदेश का ये हो गया था कि भाई अब तो इस प्रदेश का बनना तय है, इसलिए हम इसको राजस्थान दिवस मनाते हैं। और राजस्थान को विधिक रूप से, यानी संविधान में इस प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950। तो ये मैंने आपकी सारी चीज़ समझा दी, अब कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, ये तो है यहाँ की बातें जो वर्तमान की हम कह लें ऐतिहासिक युग की, लेकिन अगर हम इसके प्राचीनता में चले जाएं तो वहाँ पे जो राजस्थान है, तो वहाँ राजस्थान, क्योंकि इससे पहले तो राजस्थान कहलाता ही नहीं था, तो इस प्रदेश को क्या कहा करते थे? जैसे ये है प्रदेश तो वही है, लेकिन कुछ क्षेत्र कुरु जनपद के अधिकार में था, कुछ मत्स्य के, कुछ अवंती के, तो अलग अलग क्षेत्र थे। तो उस समय ऐसा नहीं कहा जाता था। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमने शैलिया, चित्रकला शैलिया वगैरह पढ़ी, कि ये वाला जो प्रदेश था इसको हम कहते थे मेवाड़, ठीक है। ये वाला जो प्रदेश था ये कहलाता था मारवाड़। ये वाला जो प्रदेश था आपके ये कहलाता था ढूंढाड़। ये क्या कहलाता था? ढूंढाड़। ये वाला जो प्रदेश है ये कहलाता था आपके हाड़ौती, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा वाला क्षेत्र था। जो जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र कहलाता था मेवात। जो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र था, जो भरतपुर के टच में था, ये ब्रज में भी था, और इधर वाला क्षेत्र कहलाता था मेवात। और इधर वाला जो क्षेत्र था ये कहलाता था आपके शेखावटी, ठीक है। तो ये इससे पहले की बात है। लेकिन अगर हम कहें कि हम इससे भी प्राचीनता में चले जाएं, ये तो जब राजा लोग शासक बने, लेकिन हम कहें कि हम इससे भी प्राचीन युग में चले जाएं, सभ्यताओं के युग में चले जाएं, तो उस समय इन प्रदेशों के नाम क्या थे?
तो वहाँ की हम बात करते हैं कि जब इनको क्या कहा जाता था। तो देखिए, जब इनको क्या कहते थे, तो जब आपको देखने को मिलेगा एक प्रदेश का नाम था मरु, या इसी को कहते थे धानव, ठीक है। और मैंने आपको दुर्ग पढ़ाया, उसमें भी बताया दानव दुर्ग। तो जो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग होता है जहाँ धान नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, दानव दुर्ग कहते हैं। तो धानव या धनव ये कापे था, तो जो जोधपुर वाला प्रदेश था, ठीक है, क्योंकि उस समय तक जो जैसलमेर और बीकानेर है वो भी जोधपुर में ही आया करते थे। बीकानेर और जैसलमेर बाद में बने, पहले जोधपुर के अंग थे। तो ये जो पूरा प्रदेश था जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर वाला, ये सारा मरु और धानु के नाम से जाना जाता था। फिर हम बात करते हैं जांगल देश की। जांगल, तो जो बीकानेर वाला क्षेत्र था उसको हम कहते थे जांगल प्रदेश। फिर इसी तरह से बीकानेर और नागौर भी इसमें ही आता था। फिर हम बात करते हैं मत्स्य जनपद। मत्स्य, तो मत्स्य में आपके क्या आता था, मत्स्य में आपके था अलवर, भरतपुर और जयपुर का कुछ प्रदेश। तो मेन तो आता था अलवर का, फिर भरतपुर का, और फिर जयपुर का भी कुछ भाग इसमें आया करता था। इसी तरह से हम यहाँ बात करते हैं सूरसेन की। जो सूरसेन जनपद था उसमें क्या क्या आता था, तो उसमें मथुरा, धौलपुर, करौली। तो मथुरा, धौलपुर और करौली, ये वाला जो क्षेत्र है ये आया करता था किसमें, सूरसेन जो जनपद हुआ करता था उसमें। तो ये इनके कुछ प्राचीन नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर एक पर्सन आपके बन सकता है, सुमेलित कीजिए, उस कंडीशन में ये नाम इधर दे देगा, ये नाम इधर दे देगा, तो आप आसानी से मिला सकते हो। दूसरा एक और पर्सन बन सकता है, पर्सन आ जाएगा मत्स्य जनपद में कौन से ज़िले शामिल थे, कौन नहीं था। तो वहाँ ध्यान रखना, अलवर, भरतपुर, जयपुर तो था, करौली नहीं था, ये था सूरसेन में। तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान करना पड़ेगा कि मरु यानी मरुस्थल वाला प्रदेश, ठीक है, जोधपुर और जैसलमेर वाला था। जांगल, तो जांगल ये जो बीकानेर वाला प्रदेश था, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, समी, केर और पीलू के वृक्ष हुआ करते थे, और ये जो प्रदेश हुआ करता था इसको हम क्या कहते थे, जांगल कहा करते थे। मत्स्य, तो अलवर बसों की डिपो की जो बसें होती है उस पर अलवर डिपो की जगह पहले क्या लिखा रहता है, आपने कभी पढ़ा होता, मत्स्य डिपो। तो अलवर वाला जो क्षेत्र था, अलवर, भरतपुर, जयपुर, ठीक है। और सूरसेन, तो मथुरा के मैंने आपको जो महाजनपद पढ़ा है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं उसमें, तो सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। तो इसी के टच वाला प्रदेश था धौलपुर और करौली। तो धौलपुर और करौली कहाँ आ जाएंगे, सूरसेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कुछ नाम है जो याद रखने। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे एक पर्सन आपके डायरेक्ट पर्सन आ सकता है, मोस्ट पर्सन है, तो इसको याद कर लेना। पर्सन आ जाए आपके कि जहाँ शमी, केर का अचार खाते हो ने, वही केर। तो शमी यानी एक तरह से कहते हैं शायद खेजड़ी के वृक्ष को। तो शमी, केर और पीलू के वृक्षों की प्रधानता। तो इस तरह के वृक्ष क्या जंगल में होते हैं, तो जंगल में पाए जाने के कारण ये वाला जो प्रदेश था ये क्या कहलाने लगा, जांगल, ठीक है। ये प्रदेश क्या कहलाने लगा, जंगल जैसा होता था, ठीक है। तो जंगली पेड़ कहा जाते थे, तो जंगल से क्या बन गया, जांगल प्रदेश। तो ये वाला प्रदेश क्या कहलाने लगा, जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश कौन सा प्रदेश कहलाता था, तो ध्यान रखना बीकानेर का। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि समी, केर, पीलू के वृक्ष कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं, जांगल में, या ये नहीं देकर के आपको देते बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। तो आपको याद रखना कि बीकानेर में समी, केर और पीलू के वृक्षों की प्रधानता पाई जाती थी। और बीकानेर के नरेश को जांगल प्रदेश होने के कारण ही बीकानेर के जो नरेश थे इनको कहते थे जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह भी कहा जाता था, किनको, तो ध्यान रखना, बेसे बादशाह, बेसे बीकानेर। तो जांगलधर बादशाह बीकानेर के जो नरेश होते थे, राजा होते थे, इनको कहा जाता था। इसके अलावा भी जो, जैसे ये तो हमने कुछ बात की, इसके अलावा भी क्योंकि भूमि के आधार पर भी अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा था, तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक था कांठल, ठीक है। कांठल में क्या था, तो कांठल में ध्यान रखना कि माही नदी के आसपास का जो प्रतापगढ़ वाला भूभाग था, तो एक तो ये ध्यान रखो, माही नदी के पास
प्रतापगढ़, ठीक है, वाला भूभाग, यानी वहाँ की जो भूमि थी, ज़मीन थी, उसको हम क्या कहते थे? काठल कहते थे। फिर दूसरा याद रखो, दूसरा है आपके छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्यों कहते थे? क्योंकि क्या था कि यहाँ पे 56 गांवों का समूह था। कहाँ पे? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। तो अक्सर ये प्रश्न आ जाता है 56 का मैदान कहाँ स्थित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांव पड़ते थे, इसलिए इसको हम कहते हैं 56 का मैदान, ठीक है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य, ये जो मध्य का भूभाग था वो कहलाता था 56 का मैदान। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा ऊपर माल, ऊपर माल का क्षेत्र। जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं ऊपर माल की जागीर, ठीक है, राणा सांगा ने अशोक परमार को दे दी थी। तो क्या था ऊपर माल? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का प्रदेश। अब ये भैंसरोडगढ़ कहाँ है? तो ये चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया तक का प्रदेश, बिजोलिया तक का जो प्रदेश था वो क्या कहलाता था? ऊपर माल कहलाता था। टेंशन मत लो, अभी इन सबको याद करवा दूंगा, आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगे, नो टेंशन, ठीक है। गिरवा, तो गिरवा क्या था? तो ध्यान रखना, उदयपुर, उदयपुर में जो पहाड़ियाँ उसको हम कहते हैं गिरवा, वहीं का आसपास के क्षेत्र को मगरा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, गिरवा, उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र था, उदयपुर में पहाड़ियों का जो क्षेत्र था, ठीक है, क्योंकि पहाड़ियों को गिर कहते हैं, तो गिरवा, गिरी यानी पहाड़ी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो पहले देखो इतना हम देख लेते हैं, फिर आगे की बात कर लेते हैं। देखो काठल, तो कैसे याद रखना? काठल यानी कांटे का जीवन किसने जिया, ऐसे याद रखना। मिलता जुलता लग रहा है ना। काठल यानी कष्ट भरा, कांटे का मतलब क्या होता है? कष्ट भरा, यानी कष्ट भरा जीवन किसने जिया? तो आप जानते हो महाराणा प्रताप ने जिया। तो जैसे ही काठल आया आपके दिमाग में कांटे आने चाहिए। तो काठल या कष्ट भरा जीवन किसने जिया? तो आप जानते हो प्रताप ने जिया, यानी प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। क्योंकि वो आपसे ये पूछेगा प्रतापगढ़ में कौन सा? माही नदी वाला, क्योंकि प्रताप हमारे, तो हम कहते हैं ना हमारे, तो हमारे प्रताप यानी माही नदी वाला जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो वाला काठल कहलाता है। फिर 56 का मैदान मैंने आपको बता ही दिया कि 56 गाँवों का समूह है। कहाँ पे? अब ये प्रताप हो गया, तो प्रताप और बांसवाड़ा के बीच में, ठीक है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में किसका समूह है? 56 गाँवों का समूह है। फिर है ऊपर माल। ऊपर माल को कैसे याद रखना? सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे याद रखो, भैंस के ऊपर, जैसे आपने गाँव में बच्चों को देखा होगा भैंस के ऊपर बैठ के जाते हुए, भैंस को ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो भैंस के ऊपर क्या बिजली गिरी या बिजली बन के बैठ गए, कैसे याद रख लो? तो भैंस के ऊपर से ऊपर माल हो गया बिजली, तो बिजली, ठीक है। तो भी आपको याद हो जाएगा बिजली, कि भैंस के ऊपर बिजली गिरी, ठीक है। या भैंस के ऊपर बैठ के जा रहे, तो बैठ, तो बे से बिजोलिया, बे से बैठ, ऐसे भी आप कह सकते हो। फिर गिरवा, तो देखो उदयपुर, तो आप जानते हो जब पहाड़ों पे सूर्य उदय होता है, ठीक है, उदय भी होता है और अस्त भी होता है, तो भी ऐसे होता है। तो हम कहते हैं कि जैसे सूरज उदय हुआ था, यहाँ उदय हुआ था और यहाँ पे गिर गया, यानी अस्त हो गया। तो अस्त होने को भी हम क्या कह सकते हैं कि गिर गया। तो सूरज गिर गया, यानी गिरवा कहाँ है? उदयपुर में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, काठल प्रतापगढ़, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ऊपर माल तो भैंस के ऊपर बिजली, तो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया, और गिरवा तो उदयपुर में जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये कहलाता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं मांड। तो मांड क्या है? जैसलमेर का प्राचीन नाम है, जैसलमेर को कहा जाता था मांड। बागड़ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र था। हाड़ौती, कोटा और बूंदी का था। सेकाउटी, सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला प्रदेश कहलाता था। कैसे याद रखेंगे? देखो सीधी सी बात बताऊँ, ऐसे याद रखना, जैसलमेर में आप जानते हो बहुत गर्मी पड़ती है, और जैसलमेर में जैसे हम चावलों को धोते हैं तो मांड निकलता है, उसी तरह से आप जानते हो, और उससे भी हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं? कलप दे के कड़क हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब जैसलमेर गए तो बहुत गर्मी पड़ी, पसीना आया, तो हमारे शर्ट क्या हो गई? एकदम कड़क सी हो गई। यानी जैसलमेर जाने पे गर्मी इतनी थी कि पसीने से हमारी शर्ट कड़क हो गई, यानी एक तरह से उसमें क्या लग गया? मांड लग गया। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि जैसलमेर को क्या कहते थे? मांड कहते थे, क्योंकि शर्ट ऐसी कड़क सी हो जाती थी जैसे कोई उसमें मांड दे दिया हो, ठीक है।
कल्प दे दियो। फिर देखो बांगड़, तो बांगड़ बिल्कुल सिंपल सा है, डे से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। देखते ही याद आ जाना चाहिए, डे से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और गे से याद रखना गुजरात बॉर्डर पे। दोनों की सीमा कहाँ से टकराती है? गुजरात से। और माही नदी भी यहीं से होती हुई फिर कहाँ चली जाती है? वापस गुजरात में चली जाती है। तो बागड़ देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, डे से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। हाड़ौती, तो देखो हाड़ौती, अगर किसी के हाड़ तोड़ दिए जाते, हड्डियाँ टूट जाती है तो बूंद गिरती है नहीं गिरती? आँखों से आंसू गिरते नहीं गिरते? तो बूंद गिरती है, तो बूंदी याद आते ही बूंदी के पास में ही क्या है? कोटा, तो कोटा बूंदी याद आ जाएगा आपको। शेखावटी, तो शेखावटी में देखो, शेखावटी का आपको वैसे भी ध्यान है कि शेखावटी में हमने पढ़ा था गीदड़ नरते, तो सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, ये वाला जो प्रदेश है ये किस में आता है? ये आता है शेखावटी में। तो हो सकता है आपके यहाँ पूरे चांद से प्रश्न बनने के आपको मिसमैच करने वाला प्रश्न यहाँ दिया जा सकता है, तो आप इनको ध्यान करना। और मैं आपको ऐसे फिर प्रश्न बना के देंगे, तब उसमें आपसे टेस्ट लेंगे, जब ऐसा लेंगे टेस्ट, ताकि आप याद करना। इसलिए आगे हम बात करते हैं। देखो कहा जाता है कि ये जो राजस्थान वाला जो प्रदेश है, तो इसमें जब हम देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मरुस्थल है। ये वाला क्षेत्र क्या है? ये मरुस्थल है। कहा जाता है कि यहाँ पहले क्या बहता था? 33 सागर। ठीक है, तो ऐसी भी कहानियाँ हमको देखने को मिलती है। तो ये भी तो प्रश्न याद रखना कि 33 सागर के यहाँ जो झीलें मिलती है वो क्या है? यहाँ जो पश्चिमी राजस्थान में हमको झीलें मिलती है वो मिलती है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की क्या मिलती है हमको? झीलें देखने को मिलती है। तो इनके आधार पे ये कहा जाता है कि पहले, क्योंकि सागर का पानी खारा होता है, तो यहाँ खारे पानी की झीलें ये उनका अवशेष है किसके? 33 सागर के। तो कभी पूछ ले, ऐसा भी प्रश्न पूछा हुआ है कि मरुस्थल के पहले वहाँ पे क्या था, तो ध्यान रखना 33 सागर। ठीक है, इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं हमको। ऐसा कहा जाता है कि जब राम भगवान गए थे और वो राम सेतु, आप जानते हो कि लंका जाने के लिए वो क्या बना रहे थे? सेतु का निर्माण कर रहे थे। तो वो जो सेतु का निर्माण कर रहे थे उस समय क्या हुआ? उन्होंने समुद्र से विनती की, समुद्र नहीं माना। उस कंडीशन में समुद्र को सुखाने के लिए उन्होंने अस्त्र निकाल लिया, अमोघ अस्त्र, लेकिन उसी समय समुद्र देवता प्रकट हो गए। अब कहा जाता है कि एक बार अगर अस्त्र जो धनुष है, जो बाण है, वो धनुष के ऊपर प्रत्यंचा पे चढ़ गया तो वो फिर वापस रखा नहीं जा सकता। तो उस अस्त्र को मतलब राम भगवान ने चला दिया, और वो चलाया और वो यहाँ आके 33 सागर पे गिरा और ये सागर सूख गया। ऐसी भी कहानी हमको देखने को इतिहास में मिलती है। ठीक है, तो और बाद में जब यहाँ सागर सूख गया तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ मरुस्थल बन गया। तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि यहाँ मरुस्थलीय भाग में पहले क्या विद्यमान था, तो 33 सागर विद्यमान था। ठीक है, और उसमें सरस्वती जिसको हम कहते हैं, ये नदी लुप्त हो गई, और दृश्यवती, ठीक है, जिसको हम कहते हैं घग्गर नदी, ये नदियाँ क्या करती थी? उस 33 सागर में अपना जल उड़ेलती थी। ठीक है, तो ये इतनी बातें इसमें। आगे हम बात करते हैं। हम जब इतिहास देखते हैं तो आपको पहले इतिहास भी थोड़ा सा बताते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास में 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक तो घटना घटित हुई हो, ठीक है, जो घटनाएं वो घटित हुई हो और उस घटना के हमको क्या मिले हो? तथ्य मिले हो। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। दूसरा, मानव जीवन को प्रभावित करती हुई हो, मानव जीवन को प्रभावित करती हुई हो। ठीक है, पहली चीज़ तो है कोई घटना घटी हो और उस घटना घटने के कि वास्तव में ऐसा हुआ था, कहानियों के रूप में नहीं, वास्तव में हुआ हो और उसके हमको सबूत या तथ्य या फैक्ट हमको मिले हो। दूसरा, मानव जीवन को प्रभावित करती हो, क्योंकि घटना तो हर पल हर किसी के साथ कुछ ना कुछ घटती रहती है, लेकिन अगर वो पूरे मानव जीवन को, जो हमारा पूरा मानव जीवन है, जैसे अभी कोरोना आ गया और हमारा पूरा मानव जीवन प्रभावित हो गया, तो इस तरह की जो कोई घटना है और वो पूरे मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम इतिहास में शामिल करते हैं। ये ध्यान रखना। केवल हम जो कह देते हैं कि बीती हुई घटना, तो ऐसे तो हमारे साथ बहुत सारी बीती हुई घटना होती है। ठीक है, मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, सर ने डांटा, तो वो चीज़ें शामिल नहीं होएगी, वो मानव जीवन को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। उन्हीं चीज़ों को हम इतिहास में शामिल करते हैं। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में हम करते हैं, एक बात तो हम करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल
क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि वह टाइम पीरियड जब मनुष्य लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है, तो यहाँ मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। दूसरा आता है आदि इतिहास। आदि इतिहास का टाइम पीरियड माना जाता है आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला है, सिंधु सभ्यता वाला जो टाइम पीरियड है वो किस में माना जाता है? तो वो माना जाता है आदि इतिहास में। क्यों? क्योंकि यहाँ मनुष्य पढ़ना लिखना जान गया था लेकिन उस लिपि को हम नहीं पढ़ सकें। तो यहाँ पे मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था लेकिन उसके जो साक्ष्य मिले उसको हम नहीं पढ़ सके, इसलिए उसको हमने क्या रख दिया? आदि इतिहास में। और तीसरा माना जाता है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या माना जाता है? ऐतिहासिक काल, या जिसको हम क्या आधुनिक काल, तो ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो एक तो ये प्रागैतिहासिक काल जो प्राचीन काल से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता कह लो, सिंधु सभ्यता से पहले का जो टाइम है वो सारा टाइम पीरियड, लाखों वर्षों का जो टाइम पीरियड है वो किस में आता है? वो आता है प्रागैतिहासिक काल में। जो सिंधु सभ्यता वाला जो टाइम पीरियड है वो आता है आदि इतिहास में, क्योंकि यहाँ से हमको लिखावट मिली है, साहित्यिक सामग्री मिली है, लेकिन उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ये ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व से, जब आप जानते हो जैन और बौद्ध धर्म पनपे थे, महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड से जो चालू हुआ है वो हमारे ऐतिहासिक या आधुनिक काल प्रारंभ हुआ है। तो इस तरह से इतिहास का ये 3 काल में विभाजन। यहाँ प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से काल में रखोगे? तो ध्यान रखना आदि इतिहास में, ठीक है। तो इसको हम आदि इतिहास काल में रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो ये जो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हम बात करते हैं पाषाण काल, और जो पाषाण काल है उसके हम 3 भाग कर देते हैं। एक को हम कहते हैं पूर्व पाषाण काल, एक को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, और एक को हम कहते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पाषाण काल सब में आप देख रहे हो। पाषाण क्यों कह रहे हैं? पाषाण का मतलब होता है पत्थर का युग, यानी ऐसा युग जिसमें मनुष्य ने पत्थर के औजारों को काम में लिया। मनुष्य धातु से परिचित नहीं था, लोहा, तांबा, सोना, चांदी इन धातुओं से परिचित नहीं था, इनके अस्त्र नहीं बनाता था। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तो सबसे पहले उसने काम किया पत्थर के औजार बनाए। तो उन पत्थर के औजारों के आधार पे ये डिवाइडेशन किया गया है कि एक को हमने कह दिया मध्य पाषाण काल, एक को हमने कह दिया नव पाषाण काल, एक को हमने कह दिया पूर्व पाषाण काल, कि इससे भी पहले का जो टाइम पीरियड है वो पूर्व हो गया और बाद वाला उत्तर या नव पाषाण काल के दिया। क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें कि हम यहाँ हैं और हम यहाँ से इधर पीछे की ओर जाएं तो सबसे पहले यही मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा और उसके बाद ये मिलेगा। तो ये यहाँ के औजार है वो लगभग हमको इनकी तुलना में नए मिलते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा? नव पाषाण काल कहा। और इसी काल में मनुष्य खेती करना सीखा था, ठीक है। उसने पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, वो सारी घटनाएं हम यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन ये पूरी इंडियन हिस्ट्री की बात हो जाती है तो यहाँ से आपके प्रश्न बहुत कम है कि यहाँ से आपके प्रश्न बने। और कुछ बातें राजस्थान से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों की बात हम कर लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि पूर्व पाषाण काल पे और क्या अगर कठिन से कठिन प्रश्न बनाएगा ना तो उसी कंडीशन में हमारे यहाँ प्रश्न बनेगा, अन्यथा हमारे प्रश्न नहीं बनेगा। तो क्योंकि रीट में ऐसे इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर माना एग्जामिनर इसी टॉपिक पे इसी जगह कठिन प्रश्न बनाता है तो फिर ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बहुत ही कठिन प्रश्न बनाएगा उसी कंडीशन में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। फिर भी देख लीजिए आप, क्योंकि अगर बाई चांस पूछ ले तो फिर तो देखो पूर्व पाषाण काल में जो हमको उपकरण मिलते हैं वो किसके बने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वार्टजाइट पत्थर के, क्योंकि पाषाण से आप पत्थर तो पकड़ लोगे लेकिन पत्थर भी कौन सा था? तो ध्यान रखना क्वार्टजाइट नाम का पत्थर था जिसके उपकरण हमको देखने को मिलते। दूसरा प्रश्न आपके आ जाएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि 1870 में 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट इन्होंने क्या किया? इन्होंने
जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर की हस्तकुटार, जिसको कहते हैं हैंड एक्स, यानी पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, हैंड एक्स का मतलब हो गया हस्तकुटार, ऐसा कुल्हाड़ी जिसको हम हाथ में पकड़ के चला सकते हैं, और वो कहीं की बनी हुई थी, पत्थर की बनी हुई थी पूरी की पूरी। ठीक है, तो किसने प्राप्त किया, तो आपको ध्यान रखना है C.A. हैकेट ने। तो इसी तरह का प्रश्न, क्योंकि जब हम भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे भी पूछा हुआ है कि हस्तकुटार किसने प्राप्त किया था। तो हो सकता है एग्जामिनर राजस्थान हिस्ट्री को लेते हुए ऐसा प्रश्न ना दे कि सर्वप्रथम जो हस्तकुटार प्राप्त किया वो खोजकर्ता कौन थे, तो आपको नाम ध्यान रखना है C.A. हैकेट। अगला प्रश्न हमारे बन सकता है कि झालावाड़ से किसने उपकरण प्राप्त किए, तो सेटनकार ने। और फिर हमारे एक और प्रश्न बन सकता है कि जालोर, जिसको पुराना नाम मिलता है जावालीपुर, तो जालोर से जो उपकरण किसने प्राप्त किए, तो B. ओलचिन ने। लेकिन ये दोनों प्रश्न आने के कम चांस है, आपको ये दोनों प्रश्न तो याद कर लेना, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। अगर पूछेगा कि पूर्व पाषाण काल, तो क्वार्टजाइट पत्थर के औजार थे, और सबसे पहले हस्तकुटार किसने खोजा, तो C.A. हैकेट ने। हे से हस्तकुटार, हे से हैकेट, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। आगे हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल क्या है, तो मध्य पाषाण काल है कि पूर्व पाषाण और नव पाषाण के मध्य का, मिडिल का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पत्थर से बने छोटे उपकरणों को, तो ये विशेष बात है कि इस काल में हमको छोटे उपकरण देखने को मिले। होता क्या था कि पहले जो युग था उसमें मनुष्य बड़े बड़े औजार बनाता था पत्थर के, और बाद में उसने ये चीज़ समझ ली कि भाई ये जैसे आपने कुल्हाड़ी देखी है, तो पहले तो पूरी की पूरी लकड़ी, वो मतलब पत्थर की कुल्हाड़ी बना रहा था। बाद में वो समझ गया कि जैसे आपने वर्तमान में कुल्हाड़ी देखी है कि ये उसका हत्था हो गया, और आगे होता है, आगे केवल हम क्या लगा देते हैं, आगे हम लोहे का लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो पेड़ पौधों को काट सके। तो उसी तरीके इसने भी उपकरण बनाने चालू कर दिए कि बाद पीछे के पूरा पत्थर से बनाने से वो काफ़ी भारी हो जाती है। तो मनुष्य को, जिसको हम के अक्ल आ गई या उसका विकास हो गया, तो विकास के फलस्वरूप वो कैसे उपकरण बनाने लग गया, लघु पाषाण, यानी पहले बड़े बड़े उपकरण बना रहा था, अब वो छोटे छोटे उपकरण बनाने लग गया कि इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, छोटे पशु पक्षियों का शिकार कर सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ का मतलब माइक्रो यानी होता है, आप जानते हो सूक्ष्म, छोटा, लघु, तो इसलिए इसको कहते हैं लघु पाषाण उपकरण। ऐसा तो यही आपसे पूछ लिया जाता है कि माइक्रोलिथ औजार या लघु पाषाण उपकरण किस काल में देखने को मिले, तो ध्यान रखना मध्य पाषाण काल में। किस तरह के औजार थे, तो ब्लेड, आप जानते हो ब्लेड छोटी सी होती है, तो ब्लेड, स्क्रैपर, पॉइंटर या ट्रायंगल शेप के छोटे छोटे से औजार। जैसे आपने बाण देखा है, तीर देखा है, तो तीर कैसे होता है, एक तरह से ट्रायंगल शेप का होता है ना, तो पीछे कुछ भी लगा लिया और आगे भाले नुमा चीज़, या इस तरह से केवल जो लोहे, जो भी धातु है, पत्थर है, ठीक है, इस तरह का नुकीला पत्थर लगा लिया ताकि छोटे जीव जंतुओं का भी हम शिकार कर सकें और आसानी से कर सकें। राजस्थान में लूनी, ऐसे अवशेष हमको कहाँ से मिले, तो राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों से, चित्तौड़गढ़ से और विराटनगर से हमको ऐसे उपकरण देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल की। नव पाषाण काल में हम देखते हैं कि जो नव पाषाण या उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो जो बाद में आएगा वो क्या होगा, नया आएगा। तो ये जो अवशेष हमको देखने को मिलते होते हैं भीलवाड़ा में बागौर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है, इसको ध्यान रखना, बागौर से हमको जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, भीलवाड़ा में बागौर से मिली है। उसके अलावा मारवाड़, क्योंकि तिलवाड़ा वैसे बाड़मेर में आता है, लेकिन उस समय मारवाड़ का प्रदेश, मैंने आपको कहा ना कि जोधपुर वाले प्रदेश में जैसलमेर आता था, बाड़मेर, तो इसलिए मारवाड़ में आता था ये। ठीक है, तो ये तिलवाड़ा। उसके अलावा अजमेर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, उदयपुर, ये जो प्रदेश है चित्तौड़गढ़ वगैरह के, यहाँ सबसे भी हमको कुछ न कुछ उपकरण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई आपके खास प्रश्न नहीं बनेगा, ज़्यादातर जो आपके प्रश्न बनेंगे वो मैंने आपको 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बता दिए। या तो आपके पूर्व पाषाण काल में पूछ लेगा कि पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण थे वो किस पत्थर के बने हुए थे, तो आप बता देना क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए थे। दूसरा आपसे पूछ लेगा पूर्व पाषाण काल में जो हस्तकुटार है, कौन सा उपकरण हमको मिला सबसे पहले, तो ध्यान रखना उपकरण का नाम भी पूछ सकता है, तो उसको हम कहते हैं हैंडेक्स या हस्तकुटार। और किसने खोजा, तो C.A. हैकेट ने खोजा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है यही आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इतने ज़रूर आप देख लेना। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में आपको मैंने बता दिया है कि केवल ये चीज़ याद रख लेना, इतनी सी बात, कि यहाँ से हमको माइक्रोलिथ या लघु उपकरण,
तो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि लघु उपकरण कौन से पाषाण युग में देखने को मिले। तो लघु उपकरण हमको देखने को मिले मध्य पाषाण युग में। तो आगे हम बात करते हैं राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के जो प्राचीन स्थल कौन कौन से पाए गए। तो यहाँ आपके मिसमैच करने वाला या सुमेलित करने वाला प्रश्न बन सकता है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है उनको कुछ मैं याद कराने का प्रयास करता हूँ। आप कैसे याद रखना, गणेश्वर। तो गणेश्वर कहाँ है, सिक्कर में। यही गणेश्वर को हम ताम्र युगीन जो सभ्यता उसकी जननी भी कहते हैं। अभी हम इनकी कुछ की डिटेल में चर्चा भी करेंगे, ठीक है, सभ्यताओं के अंतर्गत। लेकिन डायरेक्ट प्रश्न आ जाए गणेश्वर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि गणेश्वर सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में। कैसे याद रखेंगे, गणेश्वर कि गणेश जी के साथ क्या होती है, रिद्धि और सिद्धि। तो सी सिद्धि लिखेंगे तो सी से सिक्कर याद रख लेना। कालीबंगा, तो कालीबंगा को याद रख लेना काले हनुमान जी, क्योंकि जैसे ही यहाँ गंगानगर भी लिखा हुआ आता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंगानगर में या हनुमानगढ़ में। तो इसलिए इसकी ट्रिक है काले हनुमान जी। तो काले से तो हो जाएगा कालीबंगा और हनु से हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी गलती नहीं करोगे। गिलुंड, तो गिलुंड यानी आप ये याद रख लो जिसे हम कहते हैं गिलेरी, ठीक है। और गिलेरी क्या कर रही थी, तो राज संबंध यानी समुद्र में, आपने कहानी सुन रखी होगी गिलेरी की, कि जब राम भगवान पत्थरों को लगा रहे थे, पुल बना रहे थे, तो उनके बीच में जगह तो एक गिलेरी आई और बाहर में पानी में कूद के वापस मिट्टी में लौट के आती, ताकि ये जो गैप है यहाँ पे, तब राम भगवान ने उस पर अपनी हाथ रखा, उसको प्यार किया, इसने दिया। तो कहा जाता है कि राम भगवान की जो ये 3 उंगलियाँ है, ये 3 उंगलियाँ उसके ऊपर छप गई थी, ठीक है। तो आपने गिलेरी देखी होगी, तो गिलेरी देखते ही आपके गिलुंड से याद आना चाहिए गिलेरी कहाँ है, समुद्र यानी राज संबंध। फिर आहड़ और झाडोल, तो ये दोनों हैं, ये है उदयपुर में। तो ये आप याद कर लेना। मुझे तो याद है क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की ड्यूटी थी झाडोल में, और झाडोल उदयपुर में आता है, तो उस तरह से याद रखा मैंने। पिंडालिया, तो देखो पिंड या पिंडालिया, जब किसी को तोड़ते हैं, मारते हैं, तो क्या निकल जाता है, पिंडदान कब करते हैं, जब किसी को तोड़ेंगे, मारेंगे, तो चित्तौड़ हो गया। कुराड़ा, तो कुराड़ा का आप ऐसे मान लो कि आप अजमेर में रहते हो, तो कूड़ा कहाँ फेंकोगे, पड़ोस में फेंकते हैं ना। तो अजमेर के पड़ोस में क्या है, नागौर, यानी कोई गौर नहीं कर रहा, वहाँ आप क्या पटक देते हो, कूड़ा पटक आते हो। तो कूड़ा याद रखना, कूड़ा कहते हैं, आपको दिमाग में आ जाएगा कि जब कोई नहीं देख रहा होता, जब हम क्या कर देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। तो नागौर। कोहो माहौली, तो कोहो माहौली से याद रखना होली पे कहाँ जाते हैं, कि सवाई माधोपुर, ठीक है। क्योंकि मैं जब छोटा था तो बचपन में होली पे हमारा गांव था सवाई माधोपुर, तो वहाँ जाया करता था, तो इसलिए मुझे याद है कि होली पे कहाँ जाते हैं, माँ के साथ सवाई माधोपुर जाते हैं। तो आप भी याद रख सकते हो। मला, तो मला को आप याद कर लेना, मला कहाँ है, मला भरतपुर में, ठीक है। शाबणिया और पुंगल, तो पुंगल नस्ल की एक भेड़े भी होती है, तो वो है बीकानेर में पाई जाती है, तो बीकानेर हो जाएगा। और नंदालपुरा, किराड़ोत और चितवाड़ी, ये कहाँ है, जयपुर में। तो वैसे इतने चांस नहीं है, ज़्यादा चांस जो है आपके, वो आप इनको ज़रूर याद कर लेना, गणेश्वर को, कालीबंगा को, गिलिंड को, आहड़ को, ठीक है, कुराड़ों को और कोहमलानी को। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके लगभग प्रश्न पूछे जाते रहे, तो आपको ये ज़रूर याद रखने, बाकी भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूर याद कीजिए। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो आगे हम बात करते हैं लोह काल की, क्योंकि पहले आया तांबा, फिर आया कांस्य युग और उसके बाद आया लोह काल। तो जब लोह काल आया, तो जब भारत में हम बात करते हैं, तो भारत में जो हमको अवशेष देखने को मिले, वो मिले अतिरंज खेड़ा से, ठीक है। और ये कहाँ है, ये यूपी के अंदर है। लेकिन हम भारत की बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान है, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता दिया कि जब हम बात करते हैं तो 1050 ईसा पूर्व में हमको वहाँ लोह देखने को मिलता है। राजस्थान में हमको लोहे की जो खोज के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं, लोह युग के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, तो ध्यान रखना, नो। कैसे याद रखोगे, तो देखो हम बोल रहे हैं लोहो, और लोहो और नोह लगभग मिलता जुलता शब्द है की जगह है, और नो और लो तो लगभग मिल रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। जैसे ही लोहो काल बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लोहो यानी नो, ठीक है। और नोह कहाँ है, तो ये भरतपुर में। और यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो यहाँ से लोह युग के आरंभ होने का हमको साक्ष्य देखने को मिलते। दूसरी बात करते हैं जोधपुरा, तो ध्यान रखना, जोधपुरा करके जोधपुर दे दे तो गलत कर आओगे। जोधपुरा जो जगह है वो जयपुर के अंदर है, और जो सुनारी जगह है वो झुंझुनू के अंदर है।
और यहाँ दोनों ही जगहों से, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि लोह गलाने की भट्टियाँ, प्रश्न आपके आता है लोह गलाने की भट्टियाँ हमको कहाँ से मिली है। तो अगर वहाँ जोधपुरा दे रखा है, सुनारी दे रखा है, तो ये टिक कर दोगे। ये दे रखे जयपुर और झुंझुनू, तो इनमें से टिक कर देना। इसी के अलावा नेक्स्ट प्रश्न हमारे आता है रेट। तो प्रश्न आता है राजस्थान का टाटा नगर, राजस्थान का टाटा नगर। टाटा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो टाटा क्या करता है, टाटा ट्रकों का उत्पादन करता है, ट्रक लोहे के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो लोहों की प्रचुरता के कारण, कि लोहे के प्रचुर मात्रा में उपकरण मिले हमको कहाँ से, टोंक से। तो देखो ये लिखा हुआ है रेट, रे ऑफ ठे डे ढक्कन रेड, तो टे की तरह ही बन रहा है। तो टे से क्या हो गया, टे से हो गया टोंक, और टे से क्या हो गया, टे से हो गया टाटा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। फिर इसके बाद आया लोह काल के बाद आया चित्रित मृदभांड संस्कृति, PGW जिसको कहते हैं। तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं चित्रित मृदभांड संस्कृति, यानी जो जब लोह काल समाप्त हो गया तो उसके बाद हमको कैसे हम डिवाइडेशन करते हैं, जो टाइम पीरियड है उसका, तो उसको हम कहते हैं चित्रित मृदभांड। यानी यहाँ से जो मृद का मतलब होता है मिट्टी के, यानी मिट्टी के, और भांड का मतलब आप जानते ही हो बर्तन, यानी जिसको हम कहें मटका, यानी मटके नुमा जो भी हमको इस तरह की संरचना मिट्टी के बर्तन मिले, और वो क्या है, चित्रित है, ठीक है। जैसे शादी ब्याह में आपने देखा ना, जब चाक में जाते हैं तो जो ऐसे तो हम सिंपल मटका होता है, उस पर फिर रंग बिरंगी लाइनें भी बनी हुई होती है। तो इस तरह के जो पेंटेड है, तो PGW भी इसको कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। तो इस संस्कृति के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न आ जाएगा इसके अवशेष हमको कहाँ से मिलते हैं, तो हमको मिलते हैं विराटनगर से, उसके बाद में जोधपुरा जयपुर से, नोहो भरतपुर से, और सुनारी झुंझुनू से। याद रखने वाली या समझने वाली क्या चीज़ है, तो वो समझने वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है तीनों, यहाँ से हमको लोह के भी अवशेष मिले, और ये चीज़ अलग है। और इसी तरह से ये तीन तो सेम ही रहेंगे, और यहाँ पे रेट आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी लोह पढ़ा था। तो लोह के जो है वो है रेट में, और बाकी फिर आपके आ जाएगा जोधपुरा, और आपके आ जाएगा नोह भी आ जाएगा, और आपके सुनारी भी आ जाएगा। तो ये तीनों तो इधर भी है और ये तीनों इधर भी है। तो एग्जामिनर यहाँ प्रश्न बना देता है, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम और ये नाम सेम है। तो आपको मैं दोनों चीज़ एक ही जगह समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जोधपुरा, नोह और सुनारी, ये तीनों इधर भी आएंगे, ये तीनों इधर लोहकाल में भी आएंगे, ठीक है। तो तीनों लोहकाल में भी आएंगे, रेट नहीं आएगा, क्योंकि रेट से टाटा नगर कहा गया सबसे ज़्यादा लोहे के, तो लोहे से इसको लोहे में जोड़ देना। और विराटनगर, तो विराट क्या कर रहा है कि मिट्टी के बर्तन बना के बेच रहा है। तो इस तरह से मिट्टी के बर्तनों का आप जानते हो, विराट से आपको विराट कोहली याद आ जाए, तो विराट कोहली क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तनों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो ये तीन, क्योंकि ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा, यहाँ पे एक में रेट लिख दिया जाएगा, और फिर आपसे पूछ लेगा कि कहाँ से कौन से मृदभांड मिले नहीं मिले। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ये तीन इधर भी आएंगे, ये तीन इधर भी आएंगे, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे रेट है, और यहाँ पे विराटनगर है। अगर आपको ये याद है तो आपसे कल को प्रश्न पूछ लिया जाए कि कहाँ से तांबे के अवशेष नहीं मिले या तांबे के अवशेष मिले, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको जिसे नाम दे रखा, आपको याद है कि जोधपुरा से लोहे के मिले, सुनारी से लोहे के मिले, ठीक है, और नोह से भी लोहे के मिले। अब अगर आपको माना मैं यहाँ लिख दूँ गणेश्वर, तो गणेश्वर देखते आपको याद रहेगा कि गणेश्वर में तो कौन से मिले, तांबे के। कुराड़ा लिख दूँ तो कुराड़ा नागौर में, तो यहाँ से भी तांबे के अवशेष मिले। पिंडालिया लिख दूँ तो ये चित्तौड़गढ़ में, यहाँ से भी किसके मिले, यहाँ से भी तांबे के अवशेष मिले। तो तांबे के बहुत सारे 10-11 नाम मैंने आपको बताए। तो इतने सारे नाम अगर आपको याद नहीं हो तो आप तो ये याद कर लो कि लोहे के कहाँ से मिले और चित्रित मृदभांड, तो ये तीन तो कॉमन ही आएंगे। जैसे ही लोहे की बात करूँ मैं, तो लोहा कहते ही एक नाम और जोड़ देना, रेट। और ये तीन इधर भी आएंगे, कहाँ पे, चित्रित वाले में, PGW में, चित्रित PGW में भी आएंगे। तो यहाँ पे एक नाम जोड़ देना, विराटनगर। तो उससे क्या होगा, एक नाम जोड़ते ये तीन इधर आ जाएंगे तो चित्रित हो गए, ये तीन इधर आ जाएंगे तो लोहे के हो गए, और गणेश्वर। ये इतने सारे आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लेना। तो इस तरह ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बन गया है। तो यहाँ इसमें इतना ही, इसका सेकंड पार्ट बना देंगे जिसमें जो राजस्थान की जो सभ्यता है, कालीबंगा, बालाथल, जिनकी मैंने बात की थी, तो उन सब की हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
थैंक यू।